कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि अर्थशास्त्र के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा आपको याद करना है, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ही मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और आप यहाँ पर धीरे पूरा 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र। तो चलिए जो आपका विषय अर्थशास्त्र पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है उपयोगिता की माप, ठीक है। उपयोगिता की माप की जा सकती है, ठीक है। इसका आपका और सहायता मुद्दा के द्वारा, और बाता वस्तु विनिमय द्वारा, और सहायता वस्तु के वजन द्वारा, और दाता नैतिकता द्वारा। तो जो आपके यहाँ पर दिया है उपयोगिता की माप की जा सकती है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा नैतिकता द्वारा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाता है कहलाती है। तो आपका आता पूरक वस्तुएं, बा आता स्थान, ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं, और आपका साथ आरामदायक वस्तुएं, और दाता विलासिता वस्तुएं। तो जो आपका यहाँ पर दिया ऐसे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता समल वस्तुओं के, ठीक है, समल वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है, ठीक है, सीधे संबंध को, और बाता धनात्मक संबंध को, और साथ आपका विपरीत संबंध को, और दाता आ तथा सा दोनों। तो जो आपके यहाँ पर दिया सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा विपरीत संबंध को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरी ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेना है, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। फिर आपका चौथा आता भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आपका ऑप्शन आता RBI, और ठीक है, और बात आता PNB, और साथ है SBI, और दाता आपका UBI। तो यहाँ पर भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा RBI। RBI आपका भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। फिर आपका आता अच्छा बजट माना जाता है। तो यहाँ पर संतुलित बजट, बाता आर्थिक बजट, और साता घाटे का बजट, और दाता आर्थिक बजट। तो यहाँ पर अच्छा बजट माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा आर्थिक बजट। आर्थिक बजट आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सही अस्तित्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका मिश्रित हो जाएगा, ठीक है, मिश्रित आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 2 आता है रिक्त स्थान पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है लागन फलन में लागत डॉट डॉट का फलन होती है। तो यहाँ पर लागत फलन में लागत साधन का फलन होती है, ठीक है। पहले का आंसर आपका रहेगा साधन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए साधन का फलन होती है। फिर आपका दूसरा आता है अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णता डॉट होती है। तो यहाँ पर अति अल्पकाल में, ठीक है, पूर्ति पूर्णता बेलोचदार होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहेगा बेलोचदार, ठीक है। बेलोचदार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है ES बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति किलो डॉट डॉट है। तो जो आपकी यहाँ पर रहेगी, जो तीसरे का आंसर है, वो तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर, ठीक है, कमेंट में लिखना है। जो भी यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर कमेंट में लिखेगा, उसका हम कमेंट पिन कर देंगे। फिर आपका चौथा आता है दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन डॉट डॉट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन, ठीक है, परिवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए परिवर्तित आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 5वां आता अल्पकालीन उत्पादन फलन को डॉट डॉट अनुपात का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका परिवर्तनशील हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। फिर आपका आता है पैमाने की प्रतिफलों का संबंध डॉट डॉट काल की अवधि से है। तो यहाँ पैमाने के प्रतिफलों का संबंध, ठीक है, दीर्घकालीन अवधि से है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका दीर्घकालीन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, दीर्घकालीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 3 आता है सत्ता सत का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स का जन्म 1983 में हुआ था। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है
ठीक है, GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है निवल निवेश फलन, निवल निवेश सकल, ठीक है, निवेश मूल्यह्रास होता है, तो तीसरा भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका चौथा है वो देख लेते हैं। तो चौथा आता है कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा, ठीक है, आपका सत्य रहेगा। फिर जो आपका पाँचवा आता है बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है छठवां, आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्ता सत्य वो कंप्लीट हो जाता है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। आप प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि 7 नंबर की रहेंगे। स्तंभ आव में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है आपकी NNP, तो इसको आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से मैच करना है। और दूसरी आती है GNP, तो इसको आपको सकल घरेलू उत्पाद से मैच करना है। और तीसरी आती है वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो इसको आपको दोहरे सहयोग का अभाव से मैच कर देना है। और चौथी आती है आपकी MPC, तो MPC आपके यहाँ पर हो जाएगी सीमांत उपयोग प्रकृति। और जो आपके यहाँ पर आती है केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक आपकी RBI हो जाएगी, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर आती है व्यावसायिक बैंक, तो इस आपकी SBI हो जाएगी। और जो आपकी आती है मुद्रा का प्राथमिक कर, तो इसको आपको विनिमय का माध्यम से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए, ठीक है, आपको कौन में कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 5 आता है, ठीक है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है GST क्या है, ठीक है। फिर आपका जो इसका आंसर है वो हम बता देंगे, ठीक है। उससे पहले आपका दूसरा वाला देख लेते हैं, ठीक है। व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती हैं, तो दूसरे का आंसर भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तीसरा आता है, पहले आप पढ़ लीजिए, ठीक है, अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल है। और MPC का पूर्ण रूप लिखिए। पाँचवा आता है उपभोग फलन क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, और औसत बचत प्रकृति क्या है। तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके एक शब्द वाक्य का सॉल्यूशन, ठीक है। जो आपके यहाँ पर दिया था GST क्या है, ठीक है। तो GST का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा GST वस्तु और व्यापार सेवा है, यह एक अप्रत्यक्ष एक प्रणाली है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। GST वस्तु एवं सेवा कर है, ठीक है। फिर आपका रहेगा व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती हैं, तो इसका आंसर रहेगा दृश्य मदें, ठीक है। आपका इसका आंसर दृश्य मदें हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो आपका आता, ठीक है, अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल है, तो इसमें रहेंगी आपकी दृश्य एवं अदृश्य, ठीक है। इसका आंसर आपका दृश्य एवं अदृश्य हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, दृश्य एवं अदृश्य मदें। फिर जो आपके यहाँ पर दिया MPC का पूर्ण रूप लिखिए, तो MPC का पूर्ण रूप होता है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूनतम समर्थन, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तीसरे का। और जो आपका चौथा आता उपभोग फलन क्या है, तो उपभोग फलन इसका जो आंसर रहेगा, उपभोग फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा निर्यातों के मध्य का अंतर, ठीक है। आपका रहेगा 5वें का आंसर। फिर जो आपका 6वां आता औसत है उपयोग प्रवृत्ति क्या है, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ये आपका रहेगा यहाँ पर 6वें का आंसर। 7वां आता औसत बचत प्रगति क्या है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपका जो यहाँ पर दिया औसत बचत, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आय तथा बचत के अनुपात को, आय तथा बचत के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा 5वें का आंसर। अब चलिए आपका 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए, ठीक है। और जो इसका अथवा आता है, तो अथवा हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो हम इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। वस्तु की उपभोग की गई सब इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं के जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर चलिए आपका देख लेते हैं, जो आपका इसका अथवा दिया गया सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता, ठीक है, अनादिमान वाक्य किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं 7वें क्वेश्चन का, ठीक है। जो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला हुआ है वाक्य जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करे हुआ है, ठीक है, अनादिमान वाक्य कहलाता है। आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका 7वें का अथवा दिया गया, ठीक है, अनादिमान मानचित्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, क्योंकि आपका यहाँ पर एक अथवा में दिया गया है, तो आपको 2 में से 1 करना है, ठीक है। तो हम आपको ऊपर वाले का आंसर कराते जा रहे हैं। फिर आपका आता है बजट रेखा किसे कहते हैं,
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर रहेगा। तो पूरा आप 8वें क्वेश्चन का आंसर पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा मांग का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 9वां आता है उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। उत्पादन फलन अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है जो भौतिक उत्पादन और डिजाइन के बीच संबंध की व्याख्या करती है। किसी निश्चित समय अवधि में निर्मित उपकरणों या सेवाओं की संख्या से। ठीक है, इस तरह से मुख्य घटक होते हैं, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। अब चलिए आपका 9वें का अथवा आता है अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं। और फिर आपका आता है यहाँ पर 10वां स्थिर लागत किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वस्तु के उत्पादन में स्थिर साधनों के प्रयोग के लिए की जाने वाले व्ययों के योग को स्थिर या अपरिवर्तनीय लागत कहते हैं। ठीक है, इस तरह पूरा आपको याद कर लेना है। आपका 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 10वें का अथवा दिया गया परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता है परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं 11वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया परिवर्तनीय अनुपात का नियम अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इसे उस कानून के रूप में जाना जाता है जो बताता है कि जब अन्य सभी कारकों को स्थिर रखते हुए उत्पादन के एक कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपके 11वें का अथवा आता है पैमाने की प्रतिफल किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका इसका आंसर है वो आपको खुद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता है उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए जिन वस्तुओं से प्रत्यक्ष रूप से उपभोग की आवश्यकता की तुष्टि की जाती है उन्हें उपभोग वस्तु कहते हैं। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वें का अथवा पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वां प्रश्न देख लेते हैं राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय आय गणना की आपकी विधि रहेगी उत्पाद विधि और आय विधि। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका 13वें का अथवा आता दोहरी गणना किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था केंद्रीय बैंक के कोई दो कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके केंद्रीय बैंक के कार्य दिए गए 7 कार्य दिए गए। तो यहाँ से आपको 2 कार्य याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है व्यवसायिक बैंक के 2 कार्य लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 15वां आता है सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर सरकारी बजट के 2 उद्देश्य लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके सरकारी बजट के 2 उद्देश्य दिए गए हैं। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, संसाधनों का पुनः वितरण करना और मूल्यों में स्थिरता लाना, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर इसका अथवा आता है अधिशेष एवं घाटा बजट क्या है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ये आपके यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं दी गई हैं। तो 3 विशेषताओं को आपको याद कर लेना। ठीक है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, सूक्ष्म चरों का अध्ययन और व्यक्तिगत मूल्यों का निर्धारण। ठीक है, पूरा याद करना है आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका यहाँ पर 16वें का अथवा था किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 17वां था पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो आपको 3 लक्षण लिखना है। ठीक है, पहला लक्षण आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहला लक्षण यहाँ पर दिया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। और फिर आप दूसरा लक्षण देख लीजिए और आप यहाँ पर तीसरा लक्षण देख लीजिए। ठीक है, एक साथ पूरा आंसर देख सकते हैं। ये आपका 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। और जो 7वें का अथवा आता तो उसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। अब 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। आप यहाँ पर देख लीजिए 18वां क्वेश्चन। ठीक है, समग्र मांग का अर्थ है, क्या अर्थ है और इसके 2 घटक बताइए। तो जो इसका आंसर रहेगा 18वें क्वेश्चन का वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका जो अथवा आता है निम्न मांग किसे कहते हैं, इसे ठीक करने के 2 पार लिखिए। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर जो आपका आता है राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए कोई 3। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में आपके 3 अंतर दिए गए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्व व्यय से परिसंपत्तियों तथा देनदारियों में वृद्धि अथवा कमी नहीं होती और पूंजीगत व्यय से परिसंपत्तियों बढ़ती है अथवा देनदारियाँ कम होती हैं। फिर आप दूसरा अंतर देख लीजिए तीसरा। तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेने हैं। फिर आपका इसका अथवा था राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में भेद कीजिए कोई 3। फिर आपका यहाँ पर 20वां था पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया विलोचदार मांग का ठीक है रेखा चित्र की सहायता समझाइए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं 20वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर इसको याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर है। इसका पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसका अथवा तो मांग का नियम क्या है, रेखा चित्र की सहायता समझाइए। फिर आपका 21वां देख लेते हैं। तो जो आपका 21वां क्वेश्चन है इसे आप पढ़ लीजिए। 21वें क्वेश्चन का जो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया है इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं।
सॉरी 21वें का अथवा, जो आपका 21वें का अथवा दिया गया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 21वें का अथवा, उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी से संतुलन, कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होगी, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु सामान्य वस्तु है या निम्न कोटि की वस्तु। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको इतना स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके नीचे भी दिया गया, ये आपका 21वें का आंसर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो पूरा आपको इतना यहाँ पर याद करना है। ठीक है, आपके 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके 21वें का अथवा का आंसर करा दिया है। अब 22वां प्रश्न आता है। तो 22वां प्रश्न जो आपके यहाँ पर दिया गया है, प्रभावी मांग क्या है, जब अंतिम वस्तुओं की कीमत की ब्याज की दर दी हुई हो तब आप स्वायत्त ब्याज गुणक कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। तो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है, तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर 22वें का अथवा आता है, ठीक है, तो उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर जो आप 22वें का जो यहाँ पर डायग्राम है वो भी देख लीजिए, आपका 22वें आंसर के साथ आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर 23वां आता है, ठीक है, अवमूल्यन और तथा मूल्यह्रास में अंतर लिखना है आपको कोई 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 4 अंतर दिए गए हैं, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।